हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज वर्ल्ड अपडेट्स में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक से अपडेट होंगे। पहला है हमारा ग्लोबल क्राइम इंडेक्स, जिसमें हम जानेंगे कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड में क्राइम के मामले में कितनी आगे है। उससे रिलेटेड फ्रेश डाटा है हमारे पास। और दूसरा जो अपडेट है वो हमारी नेबरिंग कंट्री नेपाल से जुड़ा हुआ है। बात करेंगे कि नेपाल में किस तरीके से पॉलिटिकल इम्बैलेंस है और प्रचंड ने सीधे तौर पे भारत से मदद की गुहार लगाई है। तो चलिए जानते हैं हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्राइम जो है होता कहाँ है। और ये जो सोर्स लिया गया है ये एक ग्लोबल डेटाबेस कंपनी है नंबियो, उसकी एनुअल रिपोर्ट जो है वो बता रही है। पहले तो हम जानते हैं कि आखिर क्राइम होता क्या है। तो कोई भी ऐसा इलीगल बिहेवियर या इलीगल एक्टिविटी जो कि अनलॉफुल है और पनिशेबल है, वो क्राइम कहलाता है। साउथ अमेरिका का एक कंट्री है दोस्तों, वेनेजुएला, जिसकी आबादी जो है वो 3 करोड़ से भी कम है। लगभग 2 करोड़ 90 लाख के आसपास की इसकी पॉपुलेशन है। लेकिन क्राइम के मामले में ये दुनिया का नंबर 1 कंट्री है। 2020 में वेनेजुएला का जो क्राइम इंडेक्स है वो 84.49% था। और जो सेफ्टी इंडेक्स है वो सिर्फ 15.51% रहा है। जबकि सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया के पास का एक छोटा सा कंट्री है, पापुआ न्यू गिनी। वहाँ का जो क्राइम इंडेक्स है वो 81.93% है, जबकि सेफ्टी इंडेक्स जो है वो 18% के आसपास है। और इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से भी कम है, लगभग 80 लाख के आसपास की इसकी पॉपुलेशन है। हमारी कंट्री के लिए अच्छी बात यह है दोस्तों कि 2019 के कंपैरिजन में जो इंडिया का क्राइम रेट है वो कम हुआ है। भारत का जो 2019 में क्राइम रेट था उस हिसाब से हम लोग 63वें नंबर पर थे। लेकिन ये जो फ्रेश रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत जो है क्राइम के मामले में 68वें नंबर पर आ चुका है। और यहाँ का जो क्राइम इंडेक्स पॉइंट है उसमें हमें 43.3% मिले हैं, जबकि सेफ्टी इंडेक्स जो है भारत का वो 56.68% है। जो कि यानी कि इससे मालूम चल रहा है कि जो हमारा सेफ्टी इंडेक्स है वो थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है और क्राइम इंडेक्स जो है उसमें कमी नजर आ रही है। अगर बात करें टॉप 10 क्राइम वाले कंट्रीज की तो उसमें नंबर 1 में हमारा वेनेजुएला है, फिर पापुआ न्यू गिनी है, साउथ अफ्रीका है, अफगानिस्तान है, फिर होंडुरास है जो कि एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, फिर से आपका त्रिनिदाद एंड टोबैगो है जो कि आपका कैरेबियन कंट्री है, ब्राजील है, पेरू है, फिर अल सल्वाडोर है जो कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, उसके बाद से गुआना है जो कि आपका साउथ अमेरिका का देश है। अगर हम बात करते हैं कि भारत की जो नेबरिंग कंट्री है वहां पर क्राइम इंडेक्स कैसा है, यानी वो कंट्री जिनकी हालत ज्यादा खराब है, जहां पे क्राइम रेट ज्यादा है, तो उसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है। यहाँ पर क्राइम के मामले में अफगानिस्तान जो है 4th नंबर पे है, बांग्लादेश जो है वो 16th पे है, जो म्यांमार है वो 55 नंबर पर है, फिर से पाकिस्तान जो है वो 63वें नंबर पे है, श्रीलंका जो है वो 79 नंबर पर है। क्राइम के मामले में नेपाल जो है वो 92 और चाइना जो है वो 97वें नंबर पर है। अब आपको वो बता दूं कि वो टॉप 5 कंट्रीज कौन है जहां पे क्राइम रेट जो है वो सबसे ज्यादा कम है। तो सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि ये जो ग्लोबल डेटाबेस कंपनी है इसने जो अपना एनुअल रिपोर्ट जारी किया है क्राइम वाला, इसमें 129 कंट्रीज को लिस्ट किया था, जिसमें सबसे कम क्राइम वाले कंट्रीज में कतर है, फिर ताइवान है, फिर यूएई है यानी यूनाइटेड अरब अमीरात है, फिर जॉर्जिया है, उसके बाद से जापान है। तो ये क्राइम का ग्राफ रहा। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की। नेपाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है पुष्प कमल दहल प्रचंड का, जो कि नेपाल के फॉर्मर पीएम रह चुके हैं 2 बार और वर्तमान में ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन हैं। हुआ ये है दोस्तों कि वेंसडे के दिन काठमांडू में जो विरोधी गुट है उनकी रैली को संबोधित करते हुए जो प्रचंड है उन्होंने ऐसा कहा कि नेपाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। साथ ही उन्होंने दुनिया से ये भी अपील की कि वो देश, खास करके जो लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी जहां स्ट्रांग है, उन देशों को हमारे प्रधानमंत्री ओली के विरोध में कदम उठाने चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा है कि उन देशों को मदद करने के लिए सामने आना चाहिए जहां पे डेमोक्रेसी है और जो डेमोक्रेसी पे बिलीव रखते हैं।
नेपाल के जो पीएम है दोस्तों केपी शर्मा ओली, हम सब जानते हैं कि वो चीन के काफ़ी नज़दीकी हैं। 2 महीने पहले जो है उन्होंने संसद भंग कर दी थी और इसके बाद से ही नेपाल की जो पॉलिटिक्स है उसमें चाइना का इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रचंड ने इशारे में ऐसा कहा है कि भारत और अमेरिका जैसे कंट्री जो हैं उनको यहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए। अभी नेपाल में कार्यवाहक सरकार है और कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसी ने ओली को प्रधानमंत्री बनाया था और उन्होंने यानी ओली ने कुछ ऐसे पार्टी विरोधी स्टेप उठाए जिस वजह से वो पार्टी में अकेले रह गए और उन्हें संसद भंग करनी पड़ गई और इसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ओली जो है चीन से मदद लेते हुए अपने विरोधियों पर दबाव डाल के फिर दोबारा से सत्ता में आना चाहते हैं और इसी वजह से जो नेपाल है वहां पे विरोध बढ़ता जा रहा है। नेपाल में संसद भंग होने के बाद फर्स्ट टाइम 24 दिसंबर को भारत ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि वो नेपाल की हालत पर नजर बनाए रखे हैं, साथ ही वहां के जो लोग हैं उनकी मदद भी की जाएगी। और भारत के बाद से अमेरिका है, ब्रिटेन है, उसने भी नेपाल में लोकतंत्र बनाए रखने की मांग की है। चीन जो है ओवरऑल इस मुद्दे पे चुप रहा, लेकिन फिर भी जो दहल है प्रचंड, उनके बयान के बाद से उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि चीन को ये इशारा है कि चीन भी जो है लोकतांत्रिक सरकार को ही महत्व दे। फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि नेपाल के हालात जो हैं वो बिगड़ने से पहले संभालने होंगे और बाकी यूरोपियन कंट्री जो है वो भी इसी तरीके से नेपाल में डेमोक्रेसी बहाल हो, इससे मिले जुले स्टेटमेंट दे रही है। नेपाल में संसद भंग करने का जो ओली का फैसला है उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और वहां पे सुनवाई भी जारी है। अमेरिका ने भी लास्ट वीक में ये कहा था कि नेपाल की जो सुप्रीम कोर्ट है इन तमाम मामलों पे जो सुनवाई कर रही है वहां पे जनता की मांग को भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ओली के टाइम में नेपाल गवर्नमेंट ने सीधे तौर पे ऐसे कई बड़े फैसले लिए थे जो चीन को डायरेक्ट मदद पहुंचाने वाले थे और काठमांडू में चीन की जो एम्बेसडर हैं वो भी लगातार ओली से और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जो हैं उनसे मिलती रहीं। और जब ओली की सरकार गिरी तो चीनी नेताओं का एक दल जो है वो भी काठमांडू भेजा गया था ताकि ऑपोजिशन वाले नेताओं को मनाया जा सके और उन पर प्रेशर डाला जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया बल्कि ऑपोजिशन पार्टी जो है वो खुलकर ओली के विरोध में आ गई। और अगर ओली को जाना पड़ जाए तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और वैसे भी ओली के ऊपर रिश्वत के भी आरोप लगे हैं। तो ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं कि नेपाल जो है वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, पूरी तरीके से इम्बैलेंस्ड हो चुका है। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।